आज हम आपको उप समुच्चय पढ़ाएंगे। ये जो कोर्स है आपका, ये कक्षा 11 का जो नया सिलेबस है एनसीईआरटी का है, उसको ही हम पढ़ाएंगे इसमें। देखिए यहां पर उप समुच्चय होता क्या है। देखिए, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। देखो, अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए क्या है, बी का उप समुच्चय। वैसे तो देखो नाम से ही पता चलता है उप समुच्चय। उप का मतलब होता है छोटा। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल दूं आपको, ए बराबर देखिए यहां पर 1 2 3, ये मैंने एक समुच्चय लिया। और बी बराबर क्या लिया मैंने, 1 2 3 4। तो ए के सारे अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं, तो ए बी का उप समुच्चय हुआ। इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, ए सबसेट बी। अर्थात इसको हम पढ़ेंगे ए बी का उप समुच्चय है। अब उप समुच्चय में और भी नाम आएंगे। उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। देखो, उचित उप समुच्चय में और उप समुच्चय बहुत थोड़ा सा अंतर है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो, प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो, ए का प्रत्येक अवयव बी में उपस्थित हो परंतु समुच्चय ए में बी से कम एक अवयव कम होना चाहिए। भाई ए का प्रत्येक अवयव बी में तो हो, लेकिन ए में बी से कम एक अवयव कम होना चाहिए। ये जो मैंने यहां पर उदाहरण दिया हुआ है, ये वाला, ये आपका उचित उप समुच्चय का है। जबकि हम जब प्रश्न को हल करते हैं, इस पर उचित पर और उप समुच्चय पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देते। उचित में और इसमें बस अंतर कितना है कि उप समुच्चय को हम ए सबसेट बी, अर्थात इसमें अवयव इसके बराबर भी हो सकता है। उचित उप समुच्चय में अवयव एक कम होना जरूरी है, यानी एक अवयव तो कम होना ही है। उचित का अर्थ हुआ कि ए जो है वो बी से
प्रॉपर छोटा उप समुच्चय है। देखिए अब आगे एक और रह गया। अब देखिए अधिसमुच्चय। यदि ए बी का उप समुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। देखो यहां पर इसको हम लिखेंगे बी और उल्टा कर देंगे इसको ए। देखो वैसे भी आपको ध्यान रखना है, जिधर मुंह खुला हुआ है वो समुच्चय बड़ा होगा, जिधर मुंह बंद है वो समुच्चय आपका छोटा होगा। वैसे तो हम प्रश्न को हल करते हैं, इसका कोई हम प्रयोग नहीं करते हैं, केवल उप समुच्चय का ही हम प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल आपका 9 देखिए। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार करो। पहला इसमें फाई है, ए बराबर 13, बी बराबर 159, सी बराबर 13579। प्रत्येक समुच्चय के बीच सबसेट, देखो यहां पर दो चिन्ह हैं, एक तो ये और एक ये आपका उपसमुच्चय का है और ये उपसमुच्चय नहीं का। ये दो चिन्ह इसमें लगाने हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है यहां पर देखिए फाई और खाली स्थान है बी। सेकंड ए रिक्त स्थान बी। थर्ड ए रिक्त स्थान सी है और फोर्थ पार्ट आपका बी खाली स्थान फिर सी दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर पहले फाई का मतलब तो खाली समुच्चय होता है, खाली का मतलब ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय। इसके अंदर तो कोई अवयव ही नहीं है। अब अवयव ही नहीं है तो बी तो आपका ये रहा, अर्थात बी आपका छोटा, मतलब ये फाई जो है बी से छोटा हो गया, तो ये इसका उपसमुच्चय है। सेकंड पार्ट पर आइए, सेकंड में 13 है। अब आपको देखना बी में 13 है क्या, तो 1 तो है परंतु 3 तो नहीं। इसका अर्थ है ये इसका उपसमुच्चय नहीं हुआ क्योंकि 3 इसके अंदर नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट है, थर्ड में ए सबसेट सी है क्या, आपको चेक करना है। 13 है ए के अंदर तो 13 तो यहां पर भी है, अर्थात ये हो जाएगा ए सबसेट सी। अब फोर्थ में बी और सी को हम देखें तो बी में 135 है, 159 है। अब आपको देखना 159 है क्या, 1 भी है, 5 भी है, 9 भी है, अर्थात ये भी इसका उपसमुच्चय होगा। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब एग्जाम्पल 10 देखिए। मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू है और बी बराबर ए बी सी डी है। क्या ए बी का एक उप समुच्चय है या नहीं, ये आपको बताना है तो क्यों है। देखिए यहां पर ए के सारे अवयव बी के अंदर हैं क्या, तो ए तो है लेकिन ए आई ओ यू इसके अंदर नहीं है, तो ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। यहां लिख देंगे, ये पूछा है क्यों, क्योंकि
ए के सभी अवयव बी में उपस्थित नहीं हैं। यानी बी के अंदर सारे अवयव है नहीं एक, इसलिए ये इसका उपसमुच्चय नहीं हुआ। एग्जाम्पल 11 देखिए। मान लीजिए ए बी सी 3 समुच्चय हैं और किस प्रकार से हैं कि ए बिलोंग करता है बी को, इसका अर्थ है कि ए बी के अंदर है तथा बी सबसेट सी अर्थात बी जो है वो सी से छोटा है। तो क्या यह सत्य है कि ए सी का उपसमुच्चय है? यदि नहीं है तो उदाहरण आपको देना है। देखो यहां पर मैं उदाहरण लेता हूं। माना ए बराबर हमने लिया, ए ले लिया है हमने, ए बराबर ए लिया और ये बिलोंग करता है बी को, तो बी बराबर मुझे लेना पड़ेगा यहां पर ए और ये ले लिया हमने बी सी। अब आपको देखना है कि बी उपसमुच्चय सी है, तो सी मुझे इस प्रकार से लेना पड़ेगा, सी बराबर ये सारे अवयव सी के अंदर होने चाहिए, अर्थात ए बी और सी। और एक में और ले लेता हूं, डी और ले लेता हूं। तो यहां पर देखिए इसमें बी के सभी अवयव सी के अंदर हैं, तो बी सी का उपसमुच्चय है। बी तो आपका हो गया क्लियर, बी उपसमुच्चय हो गया सी। क्या ए सी का उपसमुच्चय है? अब ए की बात करें तो ए सी के अंदर है क्या, आपको देखना है, क्योंकि ए तो एक अवयव है, ये आपका उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि ये अवयव होना चाहिए था। तो ये आपका नहीं है क्योंकि ये कब होता, जब आप ये इस प्रकार से होता, सी बराबर ए बी सी डी। अगर इस प्रकार से होता तो फिर ये आपका उपसमुच्चय था, लेकिन इस प्रकार तो नहीं है यहां पर, तो ये आपका उपसमुच्चय नहीं हुआ, नोट सबसेट सी। क्लियर? एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय। अब बात करते हैं जैसे वास्तविक संख्याओं की, तो सबसे पहला जो सेट है आपका वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका अनंत तक है। दूसरा जो समुच्चय आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, चलो नाम भी लिख दूं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये दूसरा है आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जिसमें आपकी जीरो भी काउंट हो जाएगी। अब देखो जैसे यहां पर प्राकृतिक की और पूर्ण की बात करें तो ये सभी संख्याएं इसके अंदर भी हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो n है वो सबसेट होगा पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का। इसके बाद पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, इसको हम z से इंडिकेट करते हैं। माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्याएं इसके अंदर होती हैं, 0 -1 -2 -3, और माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की संख्याएं इसके अंदर आती हैं।
तो यहां पर हम देखें कि इसके अंदर ये सभी संख्याएं भी इसके अंदर आ जाएंगी और ये सभी संख्याएं भी इसके अंदर आ जाएंगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो n है वो आपका z का उपसमुच्चय होगा और जो w है ये भी आपका z का उपसमुच्चय होगा। इसके बाद और भी सेट हैं आपके, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो बहुत सारे समुच्चय हैं। सभी को यदि मैं लिखूं, ये n से बड़ा आपका हो जाएगा w, इससे बड़ा आपका समुच्चय हो रहा है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। इसको हम i से इंडिकेट करते हैं और z से भी करते हैं। इससे बड़ा होता है आपका r, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बड़ा होता है आपका सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। तो इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, जिसमें परिमेय भी हो सकता है आपका, जैसे परिमेय संख्याओं का समुच्चय वो आपका वास्तविक से छोटा होता है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय वो भी आपका वास्तविक से छोटा होता है। अपरिमेय को t से प्रदर्शित करते हैं और परिमेय को q से प्रदर्शित करते हैं। ये सभी संख्याएं आपने कक्षा 9-10 में पढ़ी हुई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखें यहां पर जो वास्तविक संख्याएं हैं उनके जो उपसमुच्चय हैं उनके रूप में हमें यहां पर संख्याओं को प्रदर्शित करना है। अंतराल वैसे तो आपके 8 प्रकार के हैं, लेकिन आपके कोर्स में केवल 4 प्रकार के अंतराल हैं। अब यहां पर देखो खुला अंतराल मैंने लिखा है, तो ये होगा a और b। छोटे ब्रैकेट का हम प्रयोग करेंगे। बंद अंतराल बड़े ब्रैकेट का हमें प्रयोग करना है। इनका मैं भी अर्थ भी समझाऊंगा आपको। खुला बंद, खुले का मतलब छोटा ब्रैकेट और बंद का अर्थ होगा बड़ा ब्रैकेट। इधर बंद खुला है तो ये होगा आपका a और b। समुच्चय निर्माण रूप का अर्थ है कि x such that x belongs to R। x एक ऐसी वास्तविक संख्या है जो a से बड़ी और b से छोटी है, तो ये होगा a से बड़ा x और b से छोटा। सेकंड, यहां पर x such that x belongs to R, लेकिन वो a से बड़ी और b से छोटी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो उसके बराबर भी है। अर्थात आप समझ लें, छोटा ब्रैकेट है तो बराबर नहीं लगाना है और बड़ा ब्रैकेट है तो बराबर लगाना है। इसमें हो जाएगा आपका x such that x belongs to R, तो a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। ये हो जाएगा x such that x belongs to R, ये हुआ a x और ये हो जाएगा b। अब यही बात हमें संख्या रेखा पर व्यक्त करनी है। तो संख्या रेखा क्या होती है पहले तो आप उसको समझ लें। मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ। ये आपका प्लस का अनंत, ये माइनस का अनंत, बीच में आपके 0, फिर इधर 1 2 3 इस प्रकार की संख्याएं, इधर -1 -2 की संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर पहला जो आपका समुच्चय है उसमें है x a से बड़ी और b से छोटी है। a से बड़ी और b से छोटी का अर्थ हुआ, देखो यहाँ पर a और b कोई दो संख्या है। मैं a यहाँ पर ले लेता हूँ और b यहाँ पर, तो इसका अर्थ है कि जो x है वो a से बड़ी है। a से बड़ी इधर कुछ भी हो सकती है और b से छोटी, b यहाँ पर है, इससे छोटी इधर हो सकती है। तो ये जो लाइन है जो कॉमन आ गई है, इसका अर्थ ये भाग हमें लेना है।
अगर बराबर नहीं है तो ए बी काउंट नहीं करने, उनके बीच का भाग लेना है। और अगर इसमें बराबर है अर्थात बड़ा ब्रैकेट है, फिर ए और बी को भी हमें लेना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ये संख्या रेखा हो गई, ये अनंत, ये माइनस का अनंत, यहां पर हम खाली गोले बनाएंगे। ये ए हुआ और ये बी हुआ। तो हमने क्या किया, इसके बीच का भाग लिया है, ना तो ए काउंट किया ना ही बी काउंट किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो गोले हैं उनको हम खाली छोड़ देंगे और बीच के भाग को ऐसे छायांकित थोड़ा यानी डार्क कर देंगे। सेकंड पार्ट इसी प्रकार से ए और बी है, इधर माइनस अनंत, ये प्लस का अनंत हुआ। अब चूंकि यहां पर बराबर है तो ए और बी भी हमें काउंट करना है, अर्थात इन गोलों को हम भर देंगे। अब ये भी हमें काउंट करना है और इसके बीच का भाग भी लेना है, तो ये भाग हम डार्क कर देंगे। बात थर्ड पार्ट की करें तो थर्ड में देखिए, इधर माइनस अनंत से प्लस अनंत है, ये आपका ए और ये बी हुआ। अब यहां पर देखो बराबर लगा हुआ है बी की ओर, तो बी को तो हम यहां पर डार्क करेंगे और ए इधर खाली छोड़ेंगे क्योंकि यहां बराबर नहीं है, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका छायांकित भाग। अब लास्ट का पॉइंट, ये अनंत हुआ और ये माइनस अनंत हुआ, ए और बी। अब इधर बराबर लगा हुआ है तो यहां पर इसको डार्क कर दें और इधर इसको हम खाली छोड़ देंगे। तो ये आपका वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो गया, ये समुच्चय निर्माण में लिखना हो गया और ये अंतराल में। तो तीनों प्रकार हमने आपको बता दिए हैं। अब इस पर आधारित हम आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। देखिए, अब देखिए घात समुच्चय यानी पावर सेट, परिभाषा क्या हुई, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। अर्थात कोई समुच्चय है, उसके जितने भी उप समुच्चय बनते हैं उन सभी समुच्चयों का उप समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अब जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल ए बराबर, ये मैंने कोई समुच्चय लिया ए बी सी और मुझे इसके उप समुच्चय बनाने हैं। देखो उप समुच्चय कैसे बनाते हैं वो बता दो पहले मैं। उप समुच्चय जितने भी अवयव हैं उन सभी को हम ऐसे मझले कोष्ठक के अंदर रखेंगे। सी पहले अकेले अकेले को, फिर दो दो के जोड़े बना देंगे, ए बी, बी सी और ए सी। उसके बाद तीनों का जोड़ा बना दें, ए बी सी, और एक होगा आपका फाई। फाई तो क्या, प्रत्येक जो समुच्चय होगा उस सभी का उप समुच्चय होगा। अगर यहां पर पूछे उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, तो सूत्र होता है 2 की पावर n। और n क्या होती है, समुच्चय की कोटि होती है। n
समुच्चय की कोटि। कोटि का अर्थ होता है समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या। यदि यहां पर मैं उप समुच्चयों की संख्या पूछूं तो ये होगा 2 की घात 3, क्योंकि 3 अवयव इसके अंदर हैं, और 2 की घात 3 का अर्थ होगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 उप समुच्चय इसके होने चाहिए। यहां काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। तो इसका अर्थ है ये हमारा मान सही है। अब चूंकि हमें तो क्या करना है, पावर सेट निकालना है, तो मैं यहीं पर बता देता हूं, इसी में कर देता हूं पावर सेट अर्थात घात समुच्चय। नहीं तो दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, और घात सेट को मैं P से इंडिकेट करता हूं, PA। यहां पर मैं बस एक मंजिला कोष्टक और लगा दूंगा, तो ये आपका घात समुच्चय बन गया पूरा का पूरा। इस प्रकार से आपको घात समुच्चय निकालना है, अर्थात समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे आप सार्वत्रिक समुच्चय। देखिए सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के अवयव किसी अन्य समुच्चय के अंदर उपस्थित हों तो वह समुच्चय उन सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यदि ए बी सी, यहां मैं एग्जाम्पल भी ले लेता हूं, के सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय के अंदर उपस्थित हों तो वह समुच्चय ए बी व सी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब देखो यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको, और जो सार्वत्रिक समुच्चय उसको यू से इंडिकेट करते हैं भाई। ए बराबर हमने लिया 1 2 3, बी इक्वल टू ले लिया है हमने 3 4 5, और सी इक्वल टू 5 6 7। ये हमने एग्जाम्पल लिए, और u बराबर हमने लिया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u हमने ये ले लिया है। अब देखिए यहां पर ए बी और सी के जो अवयव हैं वो सारे इसके अंदर उपस्थित हैं भाई। 1 2 3 भी है, 3 4 5 भी है, और 5 6 7 भी है। तो ये जो u है ये इन सभी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। अब देखिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिक्त स्थानों में सबसेट और नोट सबसेट को भरना है। अब देखो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है 2 3 4, आपको देखना है कि 2 3 4 इसके अंदर है क्या, तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो यहां पर सबसेट का चिन्ह आ जाएगा। सेकंड पार्ट ए बी सी, तो ए इसके अंदर नहीं है, केवल बी है और सी है, ए छूट गया है, तो ये आपका नोट सबसेट का चिन्ह आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखिए,
एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। देखो दोनों को समझेंगे। ये जो आपका समूह है यहां से यहां तक, इसमें कक्षा 11 के छात्र हैं, जबकि जो दूसरा समुच्चय है उसमें आपका पूरा विद्यालय आ गया है। इसका अर्थ है जो कक्षा 11 है वो भी तो आपके विद्यालय में ही है, अर्थात ये आपका सबसेट आएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब चौथा पार्ट देखिए। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और दूसरा है एक्स सच दैट एक्स समान समतल में एक वृत्त है परंतु उसकी जो त्रिज्या है वो 1 इकाई है। अब ये जो दिया हुआ है इसमें छोटे बड़े सभी प्रकार के आपके वृत्त हैं, उसकी त्रिज्या 1, 2, 5, 10 कुछ भी हो सकती है, जबकि जो दूसरे वाला है उसमें केवल 1 इकाई त्रिज्या के ही वृत्त हैं। अर्थात ये समुच्चय बड़ा हो गया है और ये छोटा हो गया है, तो यहां पर जो चिन्ह आएगा वो नोट सबसेट का आएगा, क्योंकि ये इससे छोटा नहीं है, ये तो बड़ा हो गया है, तो नोट सबसेट आएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर पांचवा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अर्थात इसमें जो समुच्चय है वो त्रिभुजों का है, अर्थात सभी क्या है त्रिभुज हैं। जितने भी समुच्चय हैं चाहे वो समकोण हो चाहे अधिक कोण हो, और दूसरा जो समुच्चय है वो आयत का है। अब देखो इधर त्रिभुज और इधर आयत, तो त्रिभुज तो आयत के अंदर उपस्थित नहीं होते, तो यहां भी आपका नोट सबसेट का ही चिन्ह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहां पर जो छठा प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित त्रिभुज है। यानी ये जो समुच्चय दिया हुआ है ये केवल समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है। जितने भी इसमें त्रिभुज हैं सभी समबाहु होंगे, जबकि जो दूसरा त्रिभुज है उसके अंदर केवल त्रिभुज है, चाहे वो समबाहु हो चाहे विषमबाहु हो, सारे कोण सारे त्रिभुज आ जाएंगे। समकोण भी आ सकता है, वो आपका न्यून कोण भी आ सकता है, वो समबाहु भी आ सकता है, वो विषमबाहु भी आ सकता है। अर्थात इसके अंदर सभी हैं और इसमें केवल समबाहु है, अर्थात ये इससे समुच्चय छोटा होगा, और छोटा है तो सबसेट इसके अंदर यहां पर चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका ये 7वां पार्ट देखिए, लास्ट है। x एक सम प्राकृत संख्या है और x एक पूर्णांक है। देखो सम में प्राकृत संख्या का अर्थ हुआ 2, 4, 6, 8, 10 ये आएंगे, जबकि सम इसमें एक पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक का अर्थ होता है कि माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक 1, 2, 3 इधर ये भी आएंगे और इधर -1, -2, -3 भी आएंगे माइनस के अनंत तक। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो 2, 4, 6, 8, 10 सम है वो सारी संख्याएं इसके अंदर हैं, तो यहां पर चिन्ह आपका सबसेट का आएगा, क्योंकि ये सारी ही संख्याएं इसके अंदर होंगी, अतः ये इसका एक उप समुच्चय होगा। अब बाकी हम कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके हमारा जो चैनल है मेरिटो क्लासेज, उसको आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।